अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक रिज़ल्ट देते हैं, ऐसे ही वेक्टर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट होती है, इसीलिए हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है, और एक नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इट मीन्स के जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका रिज़ल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, ऐसी क्वांटिटी आए जिसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। जबकि अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनका रिज़ल्ट भी वेक्टर ही आए, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो आज का टॉपिक चूँकि हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स के ऐसे दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई जिनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी था, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हुई तो उनका जो रिज़ल्ट तीसरी चीज़ बन के सामने आई वो स्केलर थी, उसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं था। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास वर्क, इसकी एग्ज़ाम्पल है, वर्क इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट में जो चीज़ सामने आ रही है वो वर्क है, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल पावर की हम ले लें। पावर इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तीसरी एग्ज़ाम्पल भी हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नेक्स्ट ईयर आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह अब आपने इस टॉपिक में दो चीज़ें समझ ली। एक इसकी डेफिनेशन जिसके मुताबिक व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके फार्मूले भी आप जो लिखे हैं ये याद कर सकते हैं। इसके बाद हम ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेनेशन में हम ये लेते हैं कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स A and B, जो कि आपके पास एक प्लेन में मौजूद है। एक वेक्टर को हम A कह रहे हैं और दूसरे वेक्टर को B, और इनके दरमियान थीटा एंगल सबटेंड हुआ हुआ मौजूद है। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट जिस वक्त आप लेंगे तो उसका फार्मूला और बाकी चीज़ें आप कैसे समझेंगे। A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को समझें कि इसमें हम A को थोड़ी देर के लिए B से अलग करके लिखते हैं। B कॉस थीटा को ब्रैकेट में ले गए, B कॉस थीटा को BX भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स B का X कंपोनेंट। तो अब आप पिछले टॉपिक पे वापस चले जाएं, तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं कि अगर आप उस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर दूसरे वेक्टर के ऊपर ड्रॉ करें, तो दूसरे वेक्टर पे ये जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ तक बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा।
इसको हम बी एक्स कहेंगे। तो इट मीन्स के स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले में पहले वेक्टर का कंप्लीट मैग्नीट्यूड आ रहा है, ए कंप्लीट है, और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड से, या सिंपल बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ रहा है। इसको मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या है कि हम यूँ लिख सकते हैं ए वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कंप्लीट, उसके बाद बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसको थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए प्रोजेक्शन का लफ्ज़ अगर आपके लिए मुश्किल हो तो यहाँ मैं एक और लफ्ज़ लिख रहा हूँ, वो है इमेज। ये भी अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे तो इसको आप शैडो कर लें थोड़ी देर के लिए, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। प्रोजेक्शन, इमेज, शैडो, ये एक ही जैसे लफ्ज़ हैं। तो शैडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अब अगर आप शैडो से समझें तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऊपर लाइट लगी हुई है तो इस वेक्टर का शैडो रेड वेक्टर के ऊपर ब्लैक का, इसके टिप से आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ तक आएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और एंगल को कम कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्शन अब यहाँ पे आएगी। तो ये प्रोजेक्शन इंक्रीज़ कर रही है एंगल के कम होने से, एंगल को बढ़ाना शुरू कर दें तो ये प्रोजेक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिन के वक्त सूरज आपके सर पे मौजूद है तो आपका साया आपके पाँव में होगा, साया बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होगा आपका साया लंबा होना शुरू हो जाएगा। साए को, शैडो को आप इमेज कह दें, प्रोजेक्शन कह दें, तो ये इसका मतलब है कि एंगल के साथ चेंज हो रही है। इट मीन्स एंगल की इम्पॉर्टेंस भी स्केलर प्रोडक्ट में मौजूद है। दोबारा इसको समझ लें, ए बी कॉस थीटा जो इसका फार्मूला है, इसको आपने कैसे पढ़ना है, कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर और इमेज ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर और शैडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब इसमें हम ये करते हैं कि वेक्टर्स की तरतीब बदल देते हैं। वेक्टर्स की तरतीब बदलने से हम b डॉट a कर लेते हैं a डॉट b की बजाय। तो अब आप इसको लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। उसी तरह इसको हम ब्रैकेट में ले जाएं बी ए कॉस थीटा। अब पहले b कॉस थीटा था ब्रैकेट में, अब a कॉस थीटा है। इट मीन्स कि अब x कंपोनेंट a का आ गया, या प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन बी वेक्टर आ गई। पहले प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर थी। तो इसको समझने के लिए आप ये देखें डायग्राम में कि हम परपेंडिकुलर अब ए वेक्टर से बी पे लेके जाएंगे। तो इसको यूँ देखें कि आपने वेक्टर्स की ओरिएंटेशन चेंज करनी है। पहले ये ओरिएंटेशन थी, आप यूँ देख रहे थे, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक ख़ास एंगल पे प्रोजेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन इसको आप देखने के लिए ओरिएंटेशन इसकी थोड़ी देर के लिए यूँ चेंज कर दें। तो अब आप ये देखें कि इससे आप परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करेंगे, वापस उसी जगह ले जाएं तो वो वही परपेंडिकुलर है जो यूँ आ रहा है। तो देखने में सिर्फ उसकी आपको जो है वो फ़र्क महसूस होगा। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से, और अब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये बन जाएगा। तो इसको आप प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या इमेज ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या शैडो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यूँ करके इसे पढ़ लेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हमने ये देखा कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों तो उसका रिज़ल्ट स्केलर निकलता है। स्केलर रिज़ल्ट में यहाँ पे देखें ये फ़र्क आता है, जैसे हमने ये लिखा ए बी कॉस थीटा, इधर लिखा बी ए कॉस थीटा। तो वेक्टर्स की पोजीशन के चेंज करने से ये रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा स्केलर में, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, उसका रिज़ल्ट सेम आएगा। तो अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। तो इसमें आप देखें बोर्ड पे 3 बेसिक इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ स्केलर प्रोडक्ट पे होल्ड करती हैं।
किस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आप वेक्टर्स की जगह बदल दें तो उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास वेक्टर था ए और बी थे, तो ए डॉट बी लिखा, अगर आप इसको बी डॉट ए लिखें तो ये इक्वल ही रिजल्ट देगा दूसरे के। इसका मतलब है कि व्हेन places of vector is changed then there is no change in the result shall remain same। कम्यूटेटिव का मतलब, लफ्ज़ी मतलब होता है इंटरचेंज कर देना, जगह को बदल देना। सो a डॉट b shall remain equal to b डॉट a if vectors have changed their places। दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से है कि अगर कोई स्केलर नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल n प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है a डॉट b में, तो इस n स्केलर नंबर को a के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, b के साथ ना करें, तो कोई रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट सेम रहेगा। अगर आप पहले डॉट प्रोडक्ट कर लें और फिर उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वही रिज़ल्ट रहेगा। अगर आप इस स्केलर नंबर को b वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, a से ना करें, तब भी कोई रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोडक्ट के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है कि कहीं पे भी स्केलर नंबर आके मल्टीप्लाई हो, रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इस तरह से होती है कि दो वेक्टर्स आपस में ऐड होके, जैसे b और c दो वेक्टर्स हैं, ये ऐड होके डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं a के साथ, तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट बना दें a का b के साथ और b का a का c के साथ, और फिर इन्हें ऐड करें बाद में, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा समझ लें, पहले दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएं और फिर वो डॉट प्रोडक्ट लें a के साथ, या पहले दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लें a डॉट b और a डॉट c, फिर उनको आप ऐड करें, तो ऐसे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं when vectors are perpendicular। a डॉट b दो वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और आप उन वेक्टर्स को ये देख रहे हैं कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। a डॉट b इज़ AB cos थीटा, ये बेसिक फार्मूला है इसका, बट वी नो कि थीटा इज़ 90 डिग्री, या 270 भी हो सकता है परपेंडिकुलर में। तो इसको डायग्राम में अगर हम देखें तो वो ऐसे बनेगी कि ये दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर और B वेक्टर, और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे इस पे, सो A डॉट B इक्वल्स टू AB cos 90 डिग्री। तो आप कैलकुलेटर से या टेबल से चेक कर सकते हैं, cos 90 ज़ीरो होता है, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। ज़ीरो को जब AB प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिज़ल्ट ज़ीरो देगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे वर्क है F डॉट D। आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अगर आप फोर्स उस पर 90 डिग्री पे लगाएं तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, डस्टर हमने लिया, अगर हम इसके पैरेलल यूँ फोर्स लगाएं तो ये आगे की तरफ चलता है, लेकिन अगर इसके ऊपर यूँ परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं तो ये मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो रिज़ल्ट हमारा बन के आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले से परपेंडिकुलर नेचर में, वो वर्क की एग्जांपल, पावर की एग्जांपल, इनमें प्रूव भी हो रहा है कि एंगल 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है।
इसी को हम यूनिट वेक्टर्स की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो कौन से यूनिट वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं? जैसे आई यूनिट वेक्टर जे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और जे वाई एक्सिस के, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अब इसको ओपन करें। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे यूनिट वेक्टर इनटू कॉस ऑफ द एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने पहले पढ़ा है, वो 1 होता है, जे का भी 1 होगा, कॉस 90 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, आई डॉट जे का रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट आई का रिज़ल्ट भी 0 आएगा। सिमिलरली आई डॉट के का रिज़ल्ट भी 0 आएगा, के डॉट आई का रिज़ल्ट भी 0 आएगा, क्योंकि ये सब आपस में 90 डिग्री हैं। जे डॉट के का रिज़ल्ट भी 0 आएगा और के डॉट जे का रिज़ल्ट भी 0 आएगा। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि 90 डिग्री के जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, ये 6 रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं, आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, ये सब रिज़ल्ट 0 देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट शैल गिव यू 0 रिज़ल्ट। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, ये जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपकी जो नई बुक है उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स बुक के थ्योरेटिकल पोर्शन में मौजूद नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में उन्होंने पूछ लिया जाके, इसलिए इसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, पैरेलल में आपके पास एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री हो तो वो एंटी पैरेलल हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट भी हम इसमें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, उनके दरमियान एंगल 0 है, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस 0 लिखेंगे हम। कॉस 0 इज़ 1, कैलकुलेटर से भी चेक कर लें, टेबल से भी। तो अब इसका प्रोडक्ट ए बी मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको आप उसी एग्जांपल से जो भी आपके सामने की थी कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो ए डॉट बी का रिज़ल्ट ए बी आ जाएगा। इसी को हम यूनिट वेक्टर्स की टर्म में लिख सकते हैं। आई डॉट आई, अब ये दो सेम यूनिट वेक्टर्स एंगल 0 बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो आई डॉट आई, पहले आप मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर का, फिर मैग्नीट्यूड दूसरे आई यूनिट वेक्टर का, फिर कॉस ऑफ द एंगल 0 बिटवीन देम। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का भी 1, कॉस 0 भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, आई डॉट आई का रिज़ल्ट बना 1। सिमिलरली जे डॉट जे का रिज़ल्ट भी 1 होगा और के डॉट के का रिज़ल्ट भी 1 होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्केलर प्रोडक्ट की है व्हेन वेक्टर्स आर इक्वल। अगर सेम वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, स्केलर प्रोडक्ट लें, तो उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है। जैसे हमारे पास दो सेम वेक्टर्स हैं ए डॉट ए, हमने उनका प्रोडक्ट ले लिया। इसको ओपन ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ए वेक्टर, दोनों हैं तो सेम, इनटू कॉस ऑफ द 0 एंगल बिटवीन देम, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं तो वो पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो एंगल हम पुट करेंगे 0, तो कॉस 0 1, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए का रिज़ल्ट सिंपल उसका स्क्वायर बन जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा है 12 mv², तो इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है।
तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आपको कहीं भी स्क्वायर नज़र आए तो इसका मतलब है कि उसके पीछे वाला बैक स्टेप ये है कि वहाँ डॉट प्रोडक्ट से वो स्क्वायर हुआ हुआ है। जैसे किसी फार्मूले में आपको फोर्स का स्क्वायर नज़र आए एफ स्क्वायर, तो इसका मतलब है उससे बैक स्टेप में वो एफ डॉट एफ था। इसी तरह किसी जगह पे आपको डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर नज़र आए तो इसका मतलब है कि उससे बैक स्टेप में वो डी डॉट प्रोडक्ट चल रहा था। अगर हमारे पास वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं, वो भी समझ लें, उसको कई बार हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर देते हैं कि एंगल उसमें 180 हो जाता है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो इसको आप यूँ लिखेंगे ए डॉट बी, ए बी कॉस 180। तो कॉस 180 मीन्स -1। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे वर्क में अगर आप इसको लें तो वर्क की एग्जांपल आपको ऐसे मिलेगी, जैसे गाड़ी चल रही है तो जब ड्राइवर एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहा है तो गाड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, ये वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन किसी भी वजह से उसे ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो अब गाड़ी जा तो आगे ही रही है लेकिन वो रुक रही है, स्लो हो रही है, ये नेगेटिव वर्क डन है। बस ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे ही वो ड्राइवर ब्रेक लगाएगा फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ही जा रही है गाड़ी। इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी उल्टा चलनी शुरू हो जाए तब नेगेटिव वर्क होगा, ये वाली चीज़ नहीं है। दोनों वेक्टर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन उसको नेगेटिव बनाएगी। अब हम इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जो है वो चलते हैं। That is scalar product or dot product in rectangular components या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो ऐसी सूरत में आप दो वेक्टर्स को, मसलन ए वेक्टर, इसको आप एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट तीनों में ब्रेक करके लिखेंगे। और जिसके साथ इसने डॉट प्रोडक्ट लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। बी वेक्टर बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के, ए वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, बी वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं ए डॉट बी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ब्रैकेट लगा के डॉट प्रोडक्ट का डॉट साइन, इंटू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब इनको आप डॉट प्रोडक्ट इस तरह से दें कि ए एक्स आई को इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट दे लें। ए एक्स आई ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई होकर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स लेंगे और यहाँ पे यूनिट वेक्टर मौजूद है, ये लेंगे। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह ए एक्स इंटू बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स इंटू बी जेड आई डॉट के। अब ए वाई जे को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब तीसरा वेक्टर ए जी बी एक्स के डॉट आई, ए जी
बी वाई के डॉट जे प्लस ए जी बी जी के डॉट के। तो ये आपके पास 9 प्रोडक्ट्स आ गए। चूँकि 3 क्वांटिटीज़ ये थी आपके पास और 3 क्वांटिटीज़ ये, तो 3 3 ज़ा 9 प्रोडक्ट्स आ गए। इससे पीछे जो आपने करेक्टरिस्टिक की है, जिसमें आपने देखा था कि हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट्स बनाए थे यूनिट वेक्टर्स के अंदर, तो वो यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ से अरेज हो चुका है बोर्ड से, आपने यकीनन उसे कॉपी पे नोट कर लिया होगा, तो वो रिज़ल्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो अगला स्टेप मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा बल्कि इसी जगह पुट कर रहा हूँ कि आई डॉट आई की जगह क्या आएगा, आई डॉट जे की जगह क्या आएगा, आई डॉट के की जगह क्या आएगा। तो अब आप ख़ुद वो वाले रिज़ल्ट्स देखें और इसके साथ साथ आप बताते चले जाएंगे कि यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगा। तो वो रिज़ल्ट लिखे हुए हैं, मसलन आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसके रिज़ल्ट अभी हम पीछे जो अरेज कर दिए बोर्ड से, उनका रिज़ल्ट 1 लिखा था और बाकी सारे रिज़ल्ट 0 लिखे थे। तो आप ऐसे ही करें, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये अगला स्टेप है लेकिन मैं इसी जगह पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप रिज़ल्ट 1 लिखते हैं और बाकी तमाम जगहों पे रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। आई डॉट जे भी 0 है, आई डॉट के भी 0 है, जे डॉट आई भी 0 है, जे डॉट के भी 0 है, के डॉट आई भी 0 है, के डॉट जे भी। तो ये आप देखें, इनकी जगह मैं रिज़ल्ट 0 लिख रहा हूँ। ये भी 0 आ गए। जे डॉट आई, इसका भी रिज़ल्ट 0 हो गया। जे डॉट के, वैसे जे डॉट के कपड़े अच्छे होते हैं, महंगे भी होते हैं काफ़ी सारे, तो वो अगर कोई अपने नए ब्रांड से खोलना चाहे तो इसके मुकाबले पे नाम के डॉट रखा जा सकता है, अच्छा नाम है ये। तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट 0 आ गया। तो रिकॉर्डिंग करने वाले भी हंस रहे हैं जे डॉट पे कि महंगे कपड़े होते हैं इसके हैं। तो इसलिए इनके रिज़ल्ट्स जब आप पुट कर दें तो आप देखें, जहाँ जहाँ आपने 0 पुट किया वो सब रिज़ल्ट 0 हो जाएंगे और जहाँ आपने 1 पुट किया बस ये रिज़ल्ट एग्जिस्ट करेंगे। तो आपके पास अब जो रिज़ल्ट बचेंगे वो है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। जहाँ हम इसका आखिरी स्टेप थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, आगे यही आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये लास्ट स्टेप है इसका, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी divided by AB. A is the complete magnitude of A vector, B is the complete magnitude of B vector. Ax is the x component of A vector, Bx is the x component of B vector, y component of A vector, y component of B vector, z component of A vector, z component of B vector. तो ये complete फार्मूला बन गया स्केलर प्रोडक्ट से, cos थीटा इक्वल्स टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय ab. तो होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।